हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज से हम करने वाले हैं NMMS जो आपका एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम आपका कब है? तो ये है आपका 24 नवंबर को। लगभग अभी आपके पास 1 महीने से अधिक का समय बचा है, 40 दिन के आसपास का समय है अभी आपके पास। तो इसकी तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और उस प्रीवियस ईयर के पेपर में लास्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने, पेपर का पैटर्न बताया था किस तरीके का आता है। तो जैसे कि जिसमें 2 पार्ट था, पार्ट ए में इसमें मूलली आपका मैथ्स और रीजनिंग इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। और 91 से जो 180 क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। मेंटल एबिलिटी का जो है बौद्धिक परीक्षा, और इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं। आज हम सब्जेक्ट का देखते हैं, आपका कोई एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट लेते हैं। इनके भी करवाएंगे हम, टॉपिक वाइज इसका कराएंगे तो आप आसानी से इसका कर लोगे। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, पहले आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो। आपको दोनों का कंबाइंड मार्क लाना है स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो पहले रीजनिंग के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, आप आसानी से उसको कर लोगे। अब जैसे सबसे पहले हम देखें अगर शैक्षिक योग्यता परीक्षा, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका सब्जेक्ट का टेस्ट है। ठीक है, जो आपने 7th क्लास तक पढ़ा है। ठीक है, इसमें मेनली आपका 7 तक का ही सिलेबस रहता है, तो ये आपके लिए इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज बैलून अटैचेस टू अ वॉल बिकॉज, कि एक जो चार्ज बैलून है, ये जो आवेशित गुब्बारा है, वो दीवार से क्यों चिपक जाता है। तो अभी हमने पढ़ा, जैसे मान लो किसी बैलून को आप स्वेटर से रगड़ो तो दीवार से चिपकने लगता है, तो उसका कारण क्या होता है। या स्केल जो है, स्केल को भी आप बालों से रगड़ो तो इसके ऊपर छोटे छोटे पेपर चिपकने लगते हैं। तो ये किसके कारण होता है? स्थिर विद्युत, या इंग्लिश में उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला है, लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस, की जो तीव्र ध्वनि है वो अधिक दूरी तक तय हो सकती है। इसका कारण क्या है? तो जो अधिक दूरी तक ध्वनि, जो लाउडनेस है, वो किसके द्वारा, ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि उसके आयाम पे निर्भर करती है। तो अधिक तीव्र ध्वनि जो है वो आयाम के कारण अधिक दूर तक ट्रैवल कर पाती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये आपने प्रकाश या लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे इसमें क्या काम करता है। तो जो कलाइडोस्कोप है, इसमें बहुत सारे पैटर्न बनते हैं ना, तो कलाइडोस्कोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाउ मैनी डॉट्स आर प्रेजेंट इन ब्रेल सेल। तो जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल की जो प्रकोष्ठ है, उसमें एक प्रकोष्ठ में कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6, जो 6 डॉट होते हैं, जो मैक्सिमम आपके 2 कॉलम और 3 रोज़ में हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो टोटल 6 डॉट्स होते हैं इसमें। अगला है कि दूर स्थित एक ऊंचे भवन का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस के द्वारा देखा जा सकता है। कि अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग को देखना है तो किसके द्वारा देख सकते हैं? मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, या बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन। तो अगर दूर खड़ी बिल्डिंग है उसको आपको देखना है तो उसके लिए हम जो जैसे गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह का मिरर इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी ये यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, इस तरह का मिरर इस्तेमाल करेंगे ताकि बड़ा एरिया दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका पेंटेड होगा और ये पीछे की तरफ उभरा हुआ रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो क्योंकि ये बड़ा एरिया कवर कर लेता है तो आसानी से दूर खड़ी बिल्डिंग दिखाई देता है, इसलिए हम गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर है। और ये ध्यान रखना, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस 8th के भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि 8th के नहीं आएंगे, 8th के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला है, एक पेंडुलम कंप्लीट करता है 12 ऑसिलेशन और 10 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक लोलक जो है 10 सेकंड में 12 आंदोलन करता है, 12 दोलन करता है, तो आवृत्ति क्या होता है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। तो 10 सेकंड में 12 करता है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 12/10, तो 1.2। तो अब देखो 1.2 तो यही है, यही उत्तर हो जाएगा। और जो आवर्त काल है ये उसका उल्टा हो जाएगा, 10/12, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यही पहला उसका उत्तर सही है। अगला है, एक आपका चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार कौन सा सही विकल्प है।
यहाँ पर एक लाइट आ रही है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर ये भी 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, ये 90 था, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 था, ये 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 30 है तो ये 90 था, ये आई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपसे पूछा है आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कुछ एनिमल्स जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति सुन सकते हैं। ये आपके 8th क्लास में ही है ना, ध्वनि वाला चैप्टर, उसी से आया है ये, कि ध्वनि को सुन पाते हैं, मनुष्य नहीं सुन पाता। कौन सा जानवर इस आवृत्ति की ध्वनि से ऊपर सुनने में असमर्थ है। ठीक है, इसमें से कौन सा जानवर है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को नहीं सुन पाता। तो अगर हम देखें, आपने जो पढ़ा है कि कुत्ता बिल्कुल ये कर सकता है, चमगादड़ बिल्कुल कर सकता है, और प्रोपोइज एक डॉल्फिन जैसा जानवर होता है तो ये भी कर सकता है। गैंडा या राइनोसोरस और एलिफेंट, वेल्स, ये सब जो बड़े बड़े जानवर हैं, ये कैसा, हम अल्ट्रासाउंड है यहाँ पर, ये 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को सुन सकते हैं, जैसे हम इंफ्रासाउंड या अश्रव्य ध्वनिया जिसे हम कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि ये सुन सकता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गैंडा या राइनोसोरस। अगला है, आपको बताना है कि करेक्टली रिटन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस तरह का जो घर्षण बल है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो अब आपको पता है कि जो पहिया अगर लगा हो तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, तो सबसे कम जो है रोलिंग फ्रिक्शन होता है। आपको बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे कम देखो रोलिंग किस किस में नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है, ये तो हटा दो, बचा ये दोनों। ठीक है, तो अब रोलिंग है, रोलिंग के बाद स्लाइडिंग और स्टैटिक, दोनों में से रोलिंग के बाद अब स्लाइडिंग है और स्लाइडिंग के बाद स्टैटिक, तो यही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप इसको RSS से याद रख सकते हो और RSST से याद रख सकते हो। ठीक है, R और SST, R से रोलिंग, S से फिर आपका स्लाइडिंग और ST से स्टैटिक, तो 3 आपके फ्रिक्शन या घर्षण बल होते हैं, रोलिंग, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक, RSST। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो, ये ऑर्डर होता है, रोलिंग सबसे कम, स्लाइडिंग उससे अधिक और स्टैटिक सबसे अधिक, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि जब एक 20 न्यूटन का फोर्स जो किसी सतह के क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया गया और एरिया इतना है, तो प्रेशर क्या होगा। अब आपको पता है प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, अच्छे से ध्यान रख लो, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर या दाब जो है, प्रति एकांक लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल यहाँ कितना है, 20। ठीक है, तो 20 हो गया, और एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर में हमको निकालना है, तो सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। ठीक है, और इसको आपको स्क्वायर करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब ऊपर लेके चले जाएंगे, ये जो यहाँ पर नीचे है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻², और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये 20 और 4, तो 4 और 10 की 2 और 2 4, तो 4 के आगे, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये तो दोबारा देखें, सेंटीमीटर को मीटर में करना है ना, हाँ, तो आपका है 20 और अपॉन में 5, सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 10⁻² मीटर, तो 2 स्क्वायर होगा तो 10⁻² और 10⁻², 10⁻⁴, और ऊपर है आपका 20, तो 20/5 4 और 10 की घात, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ये 10⁻², ऊपर जाके 10⁻4 आ जाएगा। तो ये इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, और उसके बाद 1 2 3 4 इतने पास्कल इसका उत्तर होगा। ये चारों ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इसलिए अलग आ रहा था। अगला है, एक रबर शकर को जब प्रेस किया जाता है सरफेस पे, जो मान लो दीवार पे रबर लगाते हैं तो चिपक जाता है ना वो, और फिर उसको खींचना बड़ा मुश्किल होता है, तो टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम। अब अगर हम उसको निकालना है, तो जैसे कोई एक रबड़ है, रबड़ वाला शक्कर जो होता है ना, जो चिपक जाता है दीवार पर, अगर आप उसको लगाओ, तो उसको जब हम दोबारा खींचते हैं तो किस बल से हमें खींचना पड़ेगा, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सही है। कौन सा, दोनों के बीच जो
सॉरी इसका ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें कहा गया है कि जब वो रबड़ शक्कर आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा एयर उसके अंदर से निकल जाता है और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायु का दाब है उसको ओवरकम करना होगा, उससे अधिक हमें फोर्स लगाना होगा, तभी वो बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा है ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे जो रात में टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये हमने पढ़ा है वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अगला है पॉलीमर यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग, जो कोटिंग लगाई जाती है नॉन स्टिक, जो तवे पे लगती है ना नॉन स्टिक, उस पर कौन सा लगता है? टेफ्लॉन। ये आपको पता होना चाहिए, टेफ्लॉन होता है। अगला है जो हम नमक जो है समुद्र के पानी से नमक जो निकालेंगे वो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये जिसे हम वाष्पन भी कहते हैं। अगला है इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, कि ये आपने यशद लेपन में पढ़ा होगा कि लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता या जिंक की परत को चढ़ाने को हम यशद लेपन कहते हैं। अगला है जो विंडो ग्लास है, विंडो ग्लास क्लीनर, जो ग्लास को हम साफ़ करते हैं उसमें कौन सा बेस या कौन से कांच साफ़ करने के लिए मार्जक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये आपका 7th क्लास में एसिड बेस वाला चैप्टर है, उसी से आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, अच्छे से पढ़ लेना। अगला है 107 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि पतले पतले शीट्स में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको पता है ये गुण किस में होता है? धातुओं में। तो यहाँ सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन और जिंक, तो इसमें धातु कौन सा है? जिंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिंक, इसमें इधर ये चौथा उत्तर हो जाएगा। अगला है जब फाइबर जो रेशा, जो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, जो हम लकड़ियों के जो पल्प हैं उसको केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेयॉन या रेयॉन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस भी 8th क्लास में से आया हुआ है। ठीक है, जो फाइबर वाला चैप्टर है ना आपका, रेशे वाला चैप्टर, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, उसी में से आया है ये चैप्टर। और ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने जो आप वीडियो अगर देखोगे CMST CCS के लिए जो वीडियो बनाई है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो उसमें से ही आपका ये क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें आए हुए हैं। तो अगर वो 8th क्लास के टॉपिक पे ही बनाया गया है तो उसको भी आप एक बार देख लेना, अगर आप होगे तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। लेकिन CMST CS का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चंस एग्जैक्ट उसी में से आया है कि जो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से तो रेयॉन होता है इसका। अगला है प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये आपके छठी क्लास से आया है क्वेश्चन कि प्रोटीन की जांच के लिए क्या किया जाता है। तो प्रोटीन की जांच के लिए हम कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉपर सल्फेट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। फिर 110 है कि केमिकल कंपाउंड जो कि कैलामाइन में जो है जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ये भी आपका 8th क्लास में से ही आया है। अगला है पॉलीमर, जो कि ऐसा बहुलक जिसका पानी की बोतल बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी की बोतल जो बनती है वो पेट बोटल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं PET, पेट। पॉली इथाइलिन टेट्राएसीटेट अलग होता है वो पूरा नाम, तो पेट की बॉटल्स जो इस्तेमाल हम करते हैं। अगला है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड। ये सारे क्वेश्चंस आपके 8th और 7th इन्हीं में से आए हैं, इसको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में है जो मैंने बताया ना, CMST CCS का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो है उसमें से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल इनमें से क्या कौन सा नहीं है? जो अजैव अनिम्नीकरणीय है। तो पेपर ये निम्नीकरणीय है, फूड वेस्ट निम्नीकरणीय है, वुड भी अनिम्नीकरणीय है। तो कांच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांच क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट होता है? जो रंजक युक्त प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? जो रंग प्रदान करता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब होता है रंग, और जो रंग प्रदान करता है उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अगला है जो दो मशीन्स को अगर हम जोड़ें, द टू प्रोसेस डन एफिशिएंटली बाय कंबाइंड मशीन्स। तो जो कंबाइन करते हैं दो मशीन्स को जोड़ के, ये आपका जो क्रॉप वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आया है।
तो वो क्या है आपका, तो थ्रेशिंग के टाइम हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद थ्रेशिंग करते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला है सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है। जो सिल्वर या रजत क्रांति जो है वो ग्रेन्स के साथ एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या फिश प्रोडक्शन। अब तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये हमारे देश में 1969 से 1978 तक आया था, और ये भी आपके साइंस में से आया। ये किसके लिए, एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एग और पोल्ट्री के जो अंडा और जो मुर्गे के उत्पादन के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन आया था। मिल्क के लिए यहाँ पे आया था वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिश प्रोडक्शन के लिए आता है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, और गुड क्वालिटी ग्रेन्स के लिए आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली रिफर्स टू ह्यूमन मेल गैमेट। जो वास्तव में नर युग्मक जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या के सेट को संदर्भित करता है। तो जो आपको पता है मनुष्यों में 46 जो हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 जोड़े में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो युग्मक बनता है, जो नर और मादा युग्मक बनते हैं, उसमें इन 23 जोड़ों में से एक एक आता है, ठीक है। तो 22 तो बिल्कुल समान होते हैं, बस एक जो है जो मादा है उसमें X होता है, और एक जो है उसमें मादा में X होता है, और पुरुष में 22 + XY होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 + XY, तो ये गैमेट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है या पीलिया होता है तो उसका किस पे सबसे ज़्यादा असर होता है, तो लिवर, या जिसे हम जिगर कहते हैं। तो लिवर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसके अलावा पेंक्रियाज भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो लिवर इफेक्ट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका ठंडा खून होता है और सर्दियों में छिप जाता है। तो चूहे, चिंपैंजी, बर्ड या लिजर्ड। तो अब देखो, आपको पता है चिंपैंजी तो सर्दियों में नहीं छुपते हैं, ठीक है, पक्षियाँ भी, इनका भी गर्म होता है। अब लिजर्ड और रैट, इन दोनों में अगर आप देखो तो रेप्टाइल्स जो हैं, रेप्टाइल्स कौन है, ये है ना लिजर्ड, तो लिजर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेप्टाइल्स, ये जो सरीसृप हैं उनका खून ठंडा होता है, तो छिपकली इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्दियों में आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देती होंगी। अगला है इफ़ देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर जो है अर्थ का क्या होगा अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हमारा तापमान है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जो गर्म करके रखता है हमारे वातावरण को। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो तापमान पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जो पृथ्वी है उसको गर्म रखने में काम करता है, तो तापमान में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वर्तमान से बहुत कम, इतना कम हो जाएगा कि जो पानी है वो जम जाएगा, और इतना फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा, और जो धरती है उस पर जीवन संभव नहीं होगा। अगला है इन ह्यूमन मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जो मनुष्य है उसमें पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे अंतिम जो हमारा पाचन तंत्र का भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, वहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो अंगुलीनुमा आकृति होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विलाई और हिंदी में कहते हैं दीर्घरोम, वो क्या करता है, उसको अवशोषित करने, जो भी खाना पच गया उसको अवशोषित करने में हेल्प करता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से आता है क्वेश्चन। अगला है पीएम, व्हाट डज पीएम स्टैंड फॉर इन वेदर रिपोर्ट। जो पीएम है उसका क्या मतलब होता है, जो वेदर रिपोर्ट्स में पीएम आता है उसका मतलब क्या होता है। तो अब जैसे हम एयर में लिखते हैं ना कि इतना हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतने पीएम से ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम कहते हैं कणीय पदार्थ। जो हवा कभी हमारी ख़राब हो जाती है ना, तो हम कहते हैं इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ गया है, तो वो किसकी वजह से होता है, हवा में कण जो है बढ़ जाते हैं, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर पीएम कहते हैं। अगला है केमिकल पॉल्यूशन, जो वाटर में होता है, वाटर बॉडी में जो जल
जल में रासायनिक प्रदूषण किसके संवर्धन में सहायक होता है? तो केमिकल पॉल्यूशन इन वाटर हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ होता है? फिशेस का नहीं होगा, ऑक्टोपस, टेडपोल या एल्गे। तो केमिकल अगर ज़्यादा होगा तो मछलियाँ मर जाती हैं, जो टेडपोल ये जिससे क्या नाम मेंढक बनता है ये भी मर जाता है, ऑक्टोपस भी नहीं रह पाएगा। तो सिर्फ एल्गे, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीव है एल्गे, ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और ये एल्गल ब्लूम आ जाता है जब बहुत ज़्यादा एल्गे बन जाते हैं। अगला है एमेरॉन्थस। एमेरॉन्थस एक सामान्य किसका नाम है? तो एमेरैंथस जो है वो एक प्रकार के क्या है? खरपतवार, जिसे हम वीड कहते हैं। हालांकि ये प्रोटीन में बहुत रिच होता है और खाने में भी काम आता है, लेकिन जो फसल है हम लगाते हैं उसको ये नुकसान पहुंचाता है, और इसी को हम कहते हैं एमेरैंथस। ये इंग्लिश में हम इसे रामदाना भी कहते हैं। ये जो लाल साग टाइप का बन जाता है ये, वो यही होता है आपका, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन। तो इसका वीड हो गया ये खरपतवार। और मानव नर में गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करने वाला हार्मोन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन मेल में है वो किसके द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में अगर पूछा जाए तो एस्ट्रोजन के द्वारा। ये ध्यान रखना, महिलाओं में एस्ट्रोजन के द्वारा और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो है उस हार्मोन के कारण जो लैंगिक लक्षण है वो विकसित होते हैं, जैसे गले का आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, और सीने, छाती, दाढ़ी, मूंछ के बाल का आ जाना, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। अगला है, ये अभी तक जो थे ये साइंस के 25 क्वेश्चंस ये हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब अगर देखें मैथ्स के क्वेश्चंस करें या बताओ इसके करते हैं? मैथ्स की जगह अब हम सोशल साइंस के देखते हैं एक बार क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस आएंगे उसको देखते हैं। अब कहा गया है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव इज सिचुएटेड। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, आसान है। उसके बाद है ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवता कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, अग्नि, और शिव, पार्वती, गणेश, अग्नि, सोम और इंद्र। तो कौन है इसके? अग्नि, सोम और इंद्र। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। जो धर्म चक्र परिवर्तन जो कि बुद्ध से रिलेटेड है, ये कहाँ पर हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में, बोध गया में या सांची में। तो ये जो है क्या बताया था? जो भगवान बुद्ध है जब उनको पहला उन्होंने उपदेश दिया था, उसी को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और ये कहाँ हुआ था? वाराणसी के पास है सारनाथ, वहाँ पर, सारनाथ के डियर पार्क में, वहाँ पर हुआ था, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला है ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? हरिसेन, ठीक है। समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है। और इसमें मुख्यतः अशोक के बारे में और जो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में और अशोक के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका सही उत्तर है हरिसेन। अगला है औपनिवेशिक भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो 3 प्रेसिडेंसीज थे कॉलोनियल इंडिया में, जब ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया था। 3 प्रेसिडेंसीज कौन थे? दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, बॉम्बे, आगरा, मद्रास, आगरा, मद्रास और बंगाल। तो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो सही उत्तर आपको पता है, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसीज थी। अगला है टिस्को। टिस्को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो टिस्को इस्टेब्लिश किया गया था, तो टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये 26 अगस्त 1907, ठीक है, 26 अगस्त 1907 को किसने स्टार्ट किया था? दोराबजी टाटा ने, ठीक है, दोराबजी टाटा। और इसको फाउंडर थे जमशेदजी टाटा और इस्टेब्लिश किया था दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907। तो इसका सही उत्तर है 26 अगस्त 1907। और कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? टाटा नगर में। अगला है
राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? तो अपनी पेंटिंग के लिए। तो जितने भी फेमस पेंटिंग आप देखते हो ना भगवान की जो अभी दिखती हैं, वो सारा किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने। अगला है ओल्डेस्ट वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे ओल्ड या सबसे प्राचीन वेद है। अगला है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, अक्टूबर में, 22-23 अक्टूबर 1764 में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के और अवध के नवाब के साथ में हुआ था। ठीक है, तो 1764 इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जिसे हम कहते हैं चाणक्य, इन्होंने लिखी थी। विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज ब्यूरिड सनशाइन। अंतर्हित धूप के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्ड, कोल, डायमंड या कॉपर। तो जो कि शरीर जो ब्यूरिड का मतलब होता है जो धरती के अंदर है, तो इसमें से धरती के अंदर से आपको पता है क्या निकाला जाता है? कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है उसमें जो भारतीय शोध संस्थान है उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व है उसकी स्वर्ण राजधानी किसको कहा जाता है? तो गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये जिसे हम कहते हैं विश्व की स्वर्ण राजधानी, तो स्वर्ण राजधानी हम किसको कहते हैं? जोहानिसबर्ग को। किसको कहा जाता है? जोहानिसबर्ग, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और अगर भारत की बात करें, भारत में जो गोल्ड कैपिटल या जिसे हम कहते हैं, या गोल्ड सिटी जिसे कहते हैं, वो होता है आपका थ्रिसुर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। भारत में या इंडिया में थ्रिसुर गोल्ड कैपिटल कहलाता है, और वर्ल्ड में जोहानिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और थ्रिसुर कहाँ है आपका? तो थ्रिसुर केरला में है। अगला है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स ऑन कमर्शियल पर्पस आर पुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों और फूलों की खेती किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। अगला है कौन सा जो स्टेटमेंट है या कथन है ज्वार भाटाओं के बारे में, ये गलत है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार भाटे नौ संचालन में सहायक होते हैं, ज्वार भाटा हमेशा विनाशकारी होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अब देखो, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बिल्कुल सूर्य और चंद्र दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, हालांकि हम पढ़ते हैं कि चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, बट सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी असर होता ही है। नौ संचालन में सहायक भी होते हैं, तो ये भी है। इसका सही उत्तर है हमेशा विनाशकारी नहीं होते, इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पूर्णतः गलत कथन है वो है टाइड्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज क्रिएटेड बाय सी वेव्स। जो समुद्री तरंगों के द्वारा जो स्थानाकृति है, किस तरह की आकृति बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? मोराइंस, स्टैग्स, मिएंडर्स या लॉयस। तो हिमोड तो अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है ये पहाड़ों के कारण बनता है, तो ये नहीं है। विसर्प, ये जो नदी इस तरह से जाती है तो इसे हम कहते हैं विसर्प, ये भी नहीं है। लॉयस और स्टैग, तो इसका सही उत्तर हो जाता है स्टैग। जो पहाड़ों नदियों के आसपास देखते हो ना, पहाड़ों को काट के, जैसे समुद्र की तरंगें आती है काट के, इस तरह की आकृति जो बना लेती है, इसको हम कहते हैं स्टैग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैग, ऑप्शन नंबर 2। अगला है जो एल्प की पहाड़ियाँ, यूरोप में जो एल्प्स के पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो किस वर्ग के पर्वत हैं? वलित पर्वत, ये फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या इरोजनल माउंटेन। तो जिस तरह से हमारी जो हिमालय की जो चोटियाँ, हिमालय जो पर्वतमाला है, जिस तरह से वो बनी थी टकरा के, उसी तरीके से जो एल्प पर्वत वाला है वो भी अफ्रीका और यूरेशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके कोलाइड करने से बनी थी। तो ऐसी जो बनती है उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत। तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिस तरह से हिमालय है उसी तरीके से ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? तो अब ये पत्थर तो है, लेकिन किस प्रकार का पत्थर है?
एक्सक्लूसिव इग्नियस, एक्सट्रूसिव सेडिमेंट्री, इंट्रूसिव सेडिमेंट्री या इंट्रूसिव इंजीनियस। तो ग्रेनाइट जो है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस, इट इज़ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला है एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, जो वायु है वह हमेशा लो से हाई प्रेशर पे जाती है, हाई ह्यूमिडिटी से हाई टेम्परेचर एरिया, हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमेशा आप ध्यान रखना कभी भी जो एयर या कुछ भी है वो सेम हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर फ्लो करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है ऑक्सीजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहाँ फाउंड होता है, बहिर्मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल। तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है इसी में ऑक्सीजन मिलता है, तो इसका सही उत्तर है आपका क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगला है हु सेड इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा किसने कहा कि अपने आत्मविश्वास को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। तो इनमें से बी आर अम्बेडकर, सुकुमार सेन, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो बिल्कुल ये इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ मिनिस्टर, रूल ऑफ स्पीकर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब होता है लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। अगला है द प्रोहिबिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ फिल्म्स, न्यूज़ एक्सेट्रा फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद लार्जर पब्लिक इज रिफर्ड एज। कि किसी भी फिल्म, समाचार आदि के किसी भाग को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करना क्या कहलाता है, सेंसरशिप। हम उसको सेंसर कर देते हैं ना, काट देते हैं। अगला है आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो किस के लिए है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू हेल्थ या राइट टू वर्शिप। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल ये आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और जिसमें आर्टिकल 21 जो है वो आपको बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें जो है तो जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो इसमें जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका आर्टिकल 23 में हम डिस्कस करते हैं। राइट टू स्पीच आपका आर्टिकल 19 होता है और राइट टू स्पीच वर्शिप जो है आपका आर्टिकल 25 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट टू हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है ना, तो ये स्वास्थ्य का अधिकार भी आपका राइट टू हेल्थ इज आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भारत का संविधान भारत को एक फेडरल, क्वाजी फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट, तो भारत के संविधान भारत को एक राज्यों का संघ घोषित करता है। जो आप लोग बुक पढ़ते होगे ना उसमें प्रीएम्बल लिखा होता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला है विच आर्टिकल डील्स विद एजुकेशन फॉर ऑल। कि कौन सा आर्टिकल जो है सर्व शिक्षा, जो सभी के लिए शिक्षा जो है कौन से आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सर्व शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल ये देखा जाए तो आपका आर्टिकल 45 जिसे हम राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और अब जो है ये आपका ये फंडामेंटल राइट भी हो गया है, तो 21A में भी आपका ये आ गया है। ठीक है, जब RTE राइट टू एजुकेशन 2008 में लागू किया गया तो 21A में आ गया, बट अगर हम ओवरऑल देखें हमारे पुराने अकॉर्डिंग तो अभी भी अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45 में ये दिया हुआ है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर कौन से राज्य का निर्माण नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या छत्तीसगढ़।
तो अब देखो, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर हुआ, तमिलनाडु का भी भाषा के आधार पर हुआ, गुजरात भी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश से टूट कर बना है, वहाँ दोनों जगह लगभग सेम भाषा है, तो ये भाषा के आधार पर नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर है ये 175 है। विच सोशल एविल वाज एंडेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है उसके हिसाब से कौन सी सामाजिक बुराई है उसका अंत किया गया? क्या वो बाल विवाह है या बाल श्रम? तो आर्टिकल 17 जो है आपको पता है, और ये छुआछूत या सती प्रथा। तो आर्टिकल 17 ये अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ये। अगला है विच न्यू डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स हैव बीन इशूड बाय आरबीआई। ये आरबीआई के द्वारा नए जो किस के नोट चालू किए गए हैं? तो 200 और 2000 के नए नोट चालू किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 और 3। अगला है विच इंसेंटिव में बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप एन इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। कि जो एक पिछड़ा क्षेत्र है उसमें उद्योग लगाने के लिए सरकार कौन सा प्रोत्साहन दे सकती है? बिजली पर सब्सिडी, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए चारों उपरोक्त सभी देना पड़ेगा। अगला है साइट्स, CITES। साइट्स क्या है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या एक करेंसी है? या आपका एक सिटी है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मुद्रा और शहर नहीं है, क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें एंडेजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है। ये जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेजर्ड है या जो जिनके ऊपर खतरा है उनके बारे में इसमें कहा गया है। तो ये से हम कहते हैं साइट्स, CITES, ठीक है। और अगला देखें, विच ऑफ दीज आर गवर्नमेंट रन रेसिडेंशियल स्कूल इन रूरल एरियाज़। ये सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने वाले आवासीय स्कूल कौन से हैं? तो नवोदय, सर्वोदय, मिशनरी और प्रतिभा। तो कौन से हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय, ठीक है। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए वो एकलव्य विद्यालय भी चलाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एकलव्य विद्यालय वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए और बाकी सभी विद्यालयों के लिए, और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवोदय विद्यालय या JNV जवाहर नवोदय विद्यालय चलाए जाते हैं। अगला है लास्ट, 200 के नोट पे बियर्स द सिग्नेचर ऑफ विच पर्सन। किसका सिग्नेचर है? नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, महात्मा गांधी, उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल उस टाइम पे हमारे जो RBI के चेयरमैन थे, अभी तो शक्तिकांत दास हैं, उस समय उर्जित पटेल थे, तो इन्हीं का साइन था। तो ये हमारे सोशल साइंस और साइंस के हमने क्वेश्चंस कर लिए। लगभग अगर देखें तो आपके 100 कितने से थे, 146 से, ठीक है। तो 146 से 180 तक, तो ये कितने हो गए आपके 35 क्वेश्चंस इसके हमने कर लिए, और आपके जो साइंस के क्वेश्चंस है वो 25 क्वेश्चंस। तो 35 और 25 लगभग 60 क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए। जो बाकी 20 क्वेश्चंस मैथ के बचे हैं वो हम अगर क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसीलिए हम इसको बाद में कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इस पेपर के 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद पेपर 1 जो है, जो आपका M80 का पेपर है, इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप करते रहो, और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज, जैसे क्लास 7th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की एक अलग से वीडियो लेके आएँ। और आप फ़िलहाल के लिए जो CMST CCS के लिए हमने 8th क्लास की वीडियो बनाई थी उसको ज़रूर देख लेना, उससे क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस उससे मिलते जुलते हैं। तो आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी होगी, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए हर महीने 1000 रुपये और 12th तक, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, और टाइम है आपके पास 40 दिन का। तो अभी सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हो 8th क्लास में उसको अच्छे से पढ़ो, 7th क्लास में और अच्छे से पढ़ो। एक दिन हम
जितने भी चैप्टर्स हैं 6, 7, 8 के, उसको एक बार लेके आएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपको 8 का भी पढ़ना है, 7 का भी पढ़ना है, और मोस्टली 7th और 8th का ही आएगा आपका। और फिर मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सभी का एक बार हम देख लेंगे। तो आप इसका रिवीजन कर लो, सारे क्वेश्चंस को देख लो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और तैयारी अब शुरू कर दो, एग्ज़ाम आपके ओवर हो गए, आपको लिए डेली वीडियो आती रहेगी और आप इसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों तक। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और देख रहे हो ये, अब ये जो क्वेश्चंस है इसके हम रीजनिंग के लेके आएंगे और अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चंस को, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।